गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगा रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और मेरा ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहला कदम फॉरएवर में ऑलरेडी उठा लिया है। पहला कदम का बहुत लोग आपको ये मतलब बताए होंगे कि अगर आपने फॉर्म साइन कर लिया या ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर ली तो ऑफिशियली आपने फॉरएवर में पहला कदम उठा लिया है। बट मैं ऐसा नहीं मानता कि जिस व्यक्ति ने फॉरएवर की आईडी खोलने के बाद 2CC कर लिया है, आपको सबको पता ही होगा 2CC का मतलब क्या है। इंडिया में 14,500 से 15,000 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं तो 1CC होता है। और जुड़े 2 महीनों में अगर हमने मैक्सिमम जुड़े 2 महीने के पीरियड में हमने अगर 2CC कर लिया, कंप्लीट कर लिया और वो बिलिंग हमने अपनी आईडी से कर ली तो हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं और हम क्वालिफाई करते हैं कि हम किसी को फॉरएवर का प्लान प्रेजेंट कर सकें, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी से रूबरू करा सकें। और कंपनी फॉरएवर हमें ये पावर देती है, इजाज़त देती है कि हम किसी को फॉरएवर के साथ जोड़ सकते हैं। यानी हमको टीम बिल्डिंग या टीम तैयार करने का पावर या परमिशन मिल जाता है। ये मैं मानता हूँ पहला कदम। इसका कारण क्या है कि ये पहला कदम है और फॉर्म साइन करना पहला कदम क्यों नहीं है। मैं बहुत एक सीधी सी बात जानता हूँ, अनटिल अ पर्सन इज इन्वेस्टेड इन समथिंग, जब तक हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं होते। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके का होता है। इट कैन बी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट थ्रू sheer हार्ड वर्क, इट कैन बी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जब तक हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं होते तब तक हम कमिटेड भी नहीं होते। ये चीज़ किसी रिलेशनशिप के लिए भी लागू होती है। हम किसी व्यक्ति के साथ किसी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे बाप बेटी की रिलेशनशिप हो, चाहे भाई भाई की रिलेशनशिप हो, उसमें भी हमारा कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है उस रिलेशनशिप को टेक केयर करने के लिए या आगे ले जाने के लिए। यहाँ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या फॉरएवर के मेंबर बनने की बात करते हैं तो हम हमारी रिलेशनशिप विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी रिलेशनशिप विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसी है। तो जब हमने फॉर्म साइन किया है, फॉर्म साइन करना फ्री है, कोई भी बोल सकता है, बहुत आसान है आज की डेट में फॉरएवर का मेंबर बनना। ऑनलाइन 2 मिनट या 5 मिनट का काम है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग करिए, कुछ अपना डेटा फिलअप करिए और सबमिट करिए तो आपका PDF जनरेट हो जाता है। और उसके बाद एक मेल कर दीजिए online@flpindia.net को अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से, और उस मेल में आप लिख दीजिए कि काइंडली एक्टिवेट माई FBO ID नंबर so and so and I am attaching here with these documents, copies of these self-attested copies of my PAN card or my driving license, my Aadhaar card or my voter ID card, any 2 documents, and I am attaching the application form, soft copy। तो विदिन 1 आवर कंपनी की तरफ से मेल आता है, आपको टेम्प्रेरी पासवर्ड आ जाता है और उस पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं फॉरएवर की साइट में, परमानेंट पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं और परमानेंट पासवर्ड सेटअप करके माई बिज़नेस कॉलम में जाके, माई वॉल्यूम में जाके चेक बॉक्स को टिक करके अपना नाम कैप्स में टाइप करके आई एग्री सबमिट कर देते हैं तो हम पूरी तरह से आईडी, फॉरएवर की आईडी में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। बट हमारी CC 0 रहते हैं और जब तक हम पहली बिलिंग नहीं करते जो मिनिमम 1,000 रुपये की होती है तब तक हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं होती। यानी अगर हमने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर ली, हमने मिनिमम 1,000 रुपये की बिलिंग कर ली तो फिर वो 1 महीने के बाद में ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगी। मगर
हमने एक बिलिंग कर ली और ये सोचने लायक बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले ये कोई दुकानदारी वाला बिज़नेस नहीं है, या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कंधे पे एक झोला लेकर के 4 बोतल हनी की या एलोवेरा की ले करके घर घर जाके नॉक करने वाला बिज़नेस नहीं है कि आइए मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन हनी है, मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा है, आइए मैं आपको बेचने आया हूँ, आपको देने आया हूँ। ये वैसा बिज़नेस नहीं है। अगर आपने ये अप्रोच करी तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, चाहे कोई कितना भी बोल दे। तो इन्वेस्टेड हम तब होते हैं, कमिटेड हम तब होते हैं जब हमारे अंदर से, दिल से हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं। अभी तक हम जुड़े हैं फॉरएवर से। किसी ने हमें सपना दिखाया है कि आप मेंबर बन जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की अव्वल कंपनी है, नो डाउट अव्वल है। और इस दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ करके बहुत ज़बरदस्त पावर है, आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। देखिए फला देखिए मिस्टर एक्स का 4 लाख रुपए का चेक आ रहा है, मिस्टर वाई का 5 लाख का चेक आ रहा है, मेरा 1 लाख का चेक आ रहा है, तो आप भी कमा सकते हैं। और हम अट्रैक्टेड होते हैं उन कहानियों से, और हमने ये सोच लिया कि भाई कुछ तो नहीं, इन्वेस्टमेंट है, रिस्क तो कुछ नहीं है, नो डाउट रिस्क कुछ नहीं है, तो चलो मेंबर बन गए। अब उसके बाद में हमने एक्टिवेट भी कर लिया अपनी आईडी को, एक आध प्रोडक्ट्स भी ले लिए, लेकिन हमने प्रोडक्ट को सील रखा, प्रोडक्ट को खोलने की जहमत नहीं करी, क्योंकि हम उसके ईथॉस, बिजनेस के ईथॉस को नहीं समझे। हम सिर्फ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी से जुड़े हैं, एक फेथ लेवल से कंपनी से नहीं जुड़े हैं। तो वो फेथ लेवल से कब जुड़ेंगे? जब हम प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट की सील तोड़नी पड़ेगी। और इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि एक बोतल इस्तेमाल किया, हाँ भैया मैंने तो भाई 1452 रुपये का एलोवेरा इस्तेमाल कर लिया, कुछ नहीं हुआ। भैया आपने क्या सोचा था? 1452 रुपये का एलोवेरा इस्तेमाल करने से आपके पंख लग जाएंगे, आप 2 पैरों पे चलते हैं, अचानक से आप उड़ के यहाँ से कलकत्ते से दिल्ली पहुँच जाएंगे। आपने कुछ ऐसा सोचा था? या क्या आपने सोचा था कि 1452 रुपये खर्च करने से क्या हो जाएगा? तो ये क्लैरिटी हमारे अंदर में आनी बहुत ज़रूरी है। हम जब प्रॉस्पेक्टिंग की बात करते हैं, जब हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जब हम एलिजिबल होते हैं, वही हमारा पहला कदम है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की गोद में रहता है, वो पहला उसका जो एक्शन होता है क्रॉलिंग होता है। वो घुड़ालिया भी नहीं चल पाता, अपनी घुटनों पे भी नहीं चल पाता, वो पेट से ज़मीन पे क्रॉल करता है, उसे पैर हाथ यूज़ करना नहीं आता। धीरे धीरे उसको नी बेंड करनी आती है, वो फिर घुड़ालिया चलता है, फिर धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश करता है। तो खड़ा जब होता है, कोई चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है, दीवार को पकड़ के, पलंग को पकड़ के, मेज़ को पकड़ के, और फिर उसको छोड़ के चलने की कोशिश करता है और अक्सर गिरता है, 3-4 बार गिरता है, लेकिन वो चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ता है। ये एक बच्चे की जर्नी है, जितनी बार वो गिरेगा उतना वो मजबूत बनेगा और उतनी अच्छी तरह से वो चलना सीखेगा। तो जब हम बात करते हैं पहले कदम की, मैं उस पहले कदम की बात कर रहा हूँ जो बच्चा पहला कदम उस मेज़ को छोड़कर अपना चल रहा है, अपने बलबूते पे चलने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं अपने आप को फॉरएवर में एक बच्चा समझूं तो मेरा पहला कदम वो है। ऑफ कोर्स मैं गिरूंगा, हाँ, लेकिन ये है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन अपलाइन, या अगर मैं अपने टीम को अगर ये संदेश दे रहा हूँ तो मेरा क्या रोल है और ये मैसेज मैं क्यों दे रहा हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बच्चे चलना सीखते हैं, बच्चों को वॉकर ला देते हैं पेरेंट्स, तो वॉकर उनको सपोर्ट करते हैं और वो पैर फटाफट पैर रखना सीखते हैं, तो गिरने की ज़रूरत कम पड़ती है। वो जो वॉकर है वो उसको इनेबल करता है अपने बैलेंस को पाने में। तो एक अपलाइन जो है या एक कोच जो है, जब वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करता है अपनी टीम को और
वो कुछ अनुभव बताता है कि पहला कदम, जो ये ट्रेनिंग का विषय है कि पहला कदम कैसे लें। सपने तो बहुत हैं, सपने तो हैं आसमान को छूने के, लेकिन उड़ान तो भरनी पड़ेगी। ज़मीन से पैर ऊपर कैसे उठाएं, पहला कदम कैसे लें, दुविधा यहाँ होती है। हम सपने तो देख लेते हैं, चाँद को भी हम ले आएंगे, लेकिन ये हमें नहीं पता कि हम पहला इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए या कैसे हमें लें। अक्सर लोग इसी स्टेप पे ही फॉल्टर करते हैं। पहला जो स्टेप है, 90% लोग इस पहले स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही तरह से कोचिंग नहीं मिलती है, उन्हें सही तरीका नहीं मालूम होता है, और वो अक्सर ये बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ है, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो उसका रीज़न कई बार क्या होता है, या तो उनको सही कोचिंग देने वाला नहीं है, जिसने मेंबर बनाया उसने जस्ट किसी तरह से उसको समझा बुझा के 2CC करा दिया, और 2CC कराने के बाद में जो कोच है या जो अपलाइन है उसकी माइंडसेट अगर ये हुई कि भैया अब मेरा तो काम हो गया, 6-7 हज़ार रुपये मेरे बन गए, अब ठीक है, अब तुम अपने आप को, अगर ऐसा हुआ तो आई एम एट सी, क्योंकि मेरे को तो कन्विंस कर दिया मेरे अपलाइन ने, लेकिन मैं कैसे कन्विंस करूं, मेरे को तो आ नहीं रहा। तो पहला कदम बढ़ाने से पहले बच्चे को क्रॉल करता है, बच्चा घुटनों पे चलता है, यानी वो 2CC ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं उतना कलेजा हमें रखना पड़ेगा। वो 2CC ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारा मंसूबा ये होना चाहिए कि हम अधिकतर अपने इस्तेमाल करके देखें, चाहे हम उसका टूथ जेल हो, चाहे हम एलोवेरा यूज़ करें, चाहे हनी यूज़ करें, चाहे हम लिक्विड सोप, जो हम पसंद करते हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट ही लेना है, फॉरएवर कभी भी आपको मजबूर नहीं करता कि आपको ये प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे। आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से प्रोडक्ट्स का चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हम जब उसे यूज़ करेंगे कंसिस्टेंटली, वही हमारा यूसेज हमारे कन्विक्शन को बढ़ाएगा, और मेरे साथ मेरे कमिटमेंट जो है फॉरएवर के साथ उसे डीपन करेगा, क्योंकि वो मुझ में सबसे पहले, अभी तक मैं जब ज्वाइन किया था फॉरएवर, मैं मेरे अपलाइन के ऊपर फेथ करके ज्वाइन किया था, मैंने फॉरएवर को एक्सपीरियंस नहीं किया, यानी उसके प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे मेरे अपलाइन मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या मिसेज एक्स मिसेज वाई ने बहुत मोटिवेट किया, और मैं उन पर विश्वास करता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी बात को मान के मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया और 2CC भी कर लिया। लेकिन वो जो विश्वास मेरा अपलाइन पे है, अभी वो कंपनी पे नहीं टिका आके, वो तब टिकेगा जब मैं वो प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करूँगा। उससे पहले मैंने अपलाइन की इज्जत रखने के लिए, अपलाइन की रिस्पेक्ट रखने के लिए, या अपलाइन से कन्विंस होकर के प्रोडक्ट्स तो ले लिए 29-30 हज़ार के, लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, अरे यार 1452 रुपये का एलोवेरा खोलने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं कौन ख़रीदेगा, मुझे ही खोलने में तकलीफ़ हो रही है, कौन ख़रीदेगा। 1600 रुपये का, यानी 1300-1400 रुपये का हनी, यार डाबर का हनी तो 400 रुपये में मिलता है, 300 में मिलता है, क्या यार ये कंपनी है, पता नहीं क्या। क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया, हमने ये नहीं महसूस किया कि इस प्रोडक्ट में और मार्केट में जो 400 रुपये में हनी है या 200 रुपये में एलोवेरा है, इसमें फ़र्क क्या है। हम ज्वाइन किए हैं, 2CC हमने कर लिया। उद्देश्य हमारा क्या है, उद्देश्य है कि हम दूसरों को 2CC कराएंगे और हर 2CC के साथ 6-7 हज़ार रुपये बनाएंगे, यानी महीने में हमने 5 जन को कन्विंस कर दिया तो हमारे 30 हज़ार की इनकम आ गई। अगले महीने 10 जन को करेंगे, फिर हमको 60 हज़ार की इनकम आ गई। देखने में बहुत आसान लगता है, सोचने में, लेकिन किसी को 2CC कराने के लिए सबसे पहले आपके नंबर प्लेट पे लर्नर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया किसी प्रोडक्ट को या उससे कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं किया, एक बोतल पी करके आपने सोचा कि बस अब हो गया, अब हम बाकी बोतलें हम बेचेंगे, अगर ये हम सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से कमिटेड होकर के फॉरएवर के साथ नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़े?
अगर हम फॉरएवर के साथ कमिटेड या इस बिज़नेस में कमिटेड होके जुड़ते हैं या इन्वेस्टेड होके जुड़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए। ये बिज़नेस लाइक एनी अदर बिज़नेस इज़ डेफिनेटली वो आपको वेल्थ देगा, इनकम देगा, और आपके ट्रेडिशनल बिज़नेस से कई गुना ज़्यादा देगा, आपके सपनों से या आपके कल्पना से कहीं ज़्यादा देगा, अगर सही तरह से किया जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर इस बिज़नेस को करने का तरीका और दूसरे बिज़नेस में बहुत फ़र्क है। ये बिज़नेस तब देगा आपको वो इनकम जब आप पहले रूप से आप उस प्रोडक्ट्स को जब यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ क्यों करेंगे, जब आपका वाई क्लियर होगा खुद का। आपका खुद का वाई क्या होना चाहिए कि अगर आपको अपने शरीर में, यानी मुझे, मेरे शरीर को मैं प्रेशियस समझता हूँ, तो मैं अपने शरीर के लिए ये भी समझूंगा, इसको गहराई से समझूंगा कि ये शरीर खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और दूषित वातावरण में सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये शरीर बहुत कुछ झेल रहा है। और मेरे पास ये शरीर जो है ये रिप्लेसेबल नहीं है। मेरे पास एक 20,000 रुपये का मोबाइल है, बहुत कीमती मोबाइल, कल वो चोरी हो जाता है, अगर मैंने पैसे कमा लिए तो मैं 40,000 का मोबाइल दोबारा ख़रीद सकता हूँ, फ़ाइन। तकलीफ़ होगी कि मेरा ये मोबाइल खो गया, खरीद सकता हूँ। गाड़ी ख़राब हो गई, दूसरी गाड़ी खरीद सकता हूँ, उसको रिपेयर करा सकता हूँ, फ़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे का लॉस हो गया, दोबारा पैसे का लॉस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर ये शरीर नहीं रहा तो, अगर शरीर को हमने नेग्लेक्ट किया और ऐसी कोई शरीर में तकलीफ़ आ गई, बीमारी आ गई जो इररिपेरेबल है, तब क्या होगा? तब हम डेस्परेटली डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, अस्पतालों के चक्कर काटेंगे, दवाइयाँ लेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि दवाइयाँ कभी भी आदमी को हेल्दी नहीं करती। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लैरिटी है कि नहीं इस चीज़ की, वेलनेस इंडस्ट्री के प्रति हम इन्वेस्टेड है कि नहीं। यानी अगर हमारे माइंड में वेलनेस नहीं है, हम दवाई का काम करते हैं और हम उसको वेलनेस समझते हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं खुद 19 साल दवाई का काम किया हुआ हूँ और हज़ारों प्रिस्क्रिप्शन मैंने सर्व किए अपने जीवन में। पिछले 10 साल से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसके पहले के जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको मैं ऑलमोस्ट, मुझे कंठस्थ है, मैं भूला नहीं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या डोसेज दी जाती, सब जानता हूँ। और मैं ये सब जान के ये समझता था कि मेरे को सारी नॉलेज है, मेडिसिन की नॉलेज, मतलब हेल्थ की नॉलेज है सारी। एक डॉक्टर को जो नॉलेज है वो मेरे को नॉलेज है, खाली डिग्री का फ़र्क है, डिग्री नहीं है। और मैं अपने आप को संतुष्ट समझता था, खूब बहुत संतुष्ट था कि मैं पूरा समझता हूँ हेल्थ के बारे में। मेरे जो आंखें खुली 5 साल पहले, जब मैंने 6 साल पहले जब मैंने दवाइयाँ टोटली लेनी बंद करी, तब खुली। क्यों? वो क्यों बंद करी? क्योंकि मैं एक दवाई खाता था, पेंटोप्रोजोल, 14 साल से खा रहा था, 15 साल से, उससे भी ज़्यादा। मेरे रिफ्लक्स उसोफेजाइटिस के लिए वो मेरे लिए नेसेसिटी था, और मैं समझता था इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़िंदगी भर ऐसी चलती रहेगी, एक गोली रोज़ ले लो खाली पेट, बस उसके बाद समोसा कचौरी जो खाओ, लाइफ चलती रहेगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उस एक एक गोली के साथ वो मेरी गोली अंदर में शरीर में क्या नुकसान कर रही है, और मेरी जो लाइफस्टाइल है खाने पीने की, वो मेरे शरीर को कैसे डैमेज कर रही है। उस समय मेरी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 30 साल थी, इन ईयर 2000। उस समय मेरी बॉडी सब कुछ झेल रही थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि 20 साल बाद इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इन 2014 when I was 44, I read an article about this medicine of pantoprazole कि कंसिस्टेंट यूज़ करने से, रेगुलर यूज़ करने से इट लीड्स टू किडनी फेलियर। उस दिन मेरे दिमाग के तार खुल गए, मेरा बैंड बज गया लिटरली, और अगले दिन से मैंने पेंटोप्राज़ोल खाना बंद कर दिया। मगर मेरा शरीर अभ्यस्त हो चुका था उस दवाई का। तो अगले 2 साल मेरे लिए इतने स्ट्रगल थे, क्योंकि इतनी तकलीफ़ होती थी। मैं तरह तरह की चीज़ें आजमाता था, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, आंवला कैंडी, नींबू नमक का पानी, सत्तू का पानी, बहुत तरीके, होम्योपैथी, सब कुछ ट्राई किया।
लेकिन रिलीफ नहीं मिली। और 2016 में फॉरएवर से जब जुड़ा तो मेरे को ये नहीं पता था 2cc करने से ये बिज़नेस मॉडल, ये बिज़नेस चेक मिलेगा, मैनेजर बनेंगे तो फला फला, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता था। मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो अपलाइन के साथ एक जेंटलमैन आए थे, मिस्टर मंडल, वो आज भी हमारे अपलाइन हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने मुझे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसमें मेरा यूज़ करने वाला जो एलोवेरा मैं 2 साल से यूज़ कर रहा था, मुझे ये समझ में आया कि वो फॉरएवर के एलोवेरा के सामने कुछ भी नहीं है, वो कहीं स्टैंड नहीं करता। उस डेमो से मुझे ये समझ में आया और मुझे उसकी नीड समझ में आई अपने शरीर के लिए कि ये एलोवेरा हो ना हो, मैं जो सफ़र कर रहा हूँ इतने सालों से, और ये किस्मत अच्छी है कि अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। ये आगे जाके क्या रूप ले सकता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो समय रहते मैं इसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। और शायद ये जो एलोवेरा है फॉरएवर का, ये मेरे लिए गेम चेंजर है, मेरी हेल्थ के लिए ये मेरे लिए रास्ता लेकर आया है। वैसे बता दूँ, ना मुझे डायबिटीज़ थी, ना ब्लड प्रेशर, ना कोलेस्ट्रॉल। आज अगर आप अपने चारों तरफ देखें, हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इन सब क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित है। और जो मैं कर रहा था वही कर रहा है, सुबह दवाई, शाम दवाई, दोपहर दवाई, और अपने आप को बड़े बड़े प्राउडली कहता है मैं तो फिट हूँ, मेरे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, मेरे शुगर कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में? मैं सुबह मेटफॉर्मिन लेता हूँ, शाम को मैं ये डायमिक्रॉन लेता हूँ, और मैं एटोर्वास्टैटिन लेता हूँ, रोसुवास्टैटिन लेता हूँ, एटेनोलॉल लेता हूँ, एम्लोडिपिन लेता हूँ, बस फर्स्ट क्लास है। यानी उसको अपने, जिसको मैं बोलूँगा अज्ञान की अवस्था है कि अपने शरीर के बारे में टोटल उसको अवेयरनेस नहीं है कि ये शरीर की वो क्या कदर कर रहा है। तो सबसे पहले इन्वेस्ट होने के लिए हमें वेलनेस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में मैं आ रहा हूँ कि जब हम पहला कदम उठाते हैं उसका मतलब क्या है। पहले हम अपने प्रति इन्वेस्टेड हैं क्या, कि मैं अगर अपने आप को समझता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, तो 99.99% ये चांसेस हैं, फिट तो नहीं हूँ लेकिन मैं अज्ञान की अवस्था में हूँ कि मैं फिट हूँ। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 30-35 साल का, 40 साल का है, जो ये दावे के साथ कह सके कि उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं पनप रही है। और अगर वो कहता है तो प्रकृति का बड़ा विचित्र न्याय है, बहुत जल्दी उसको प्रकृति जो है आईना दिखाती है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैंने पिछले 5 साल छोड़िए 19 साल की दवा की लाइन में भी देखे हैं, जो बड़े गर्व से बोलते हैं कि मेरे तो एकदम फिट हैं, पता चलता 6 महीने बाद ही वो आदमी डायबिटिक हो गया या उसको ऐसी बड़ी बीमारी आ गई, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, एकदम अच्छी तरह से फिट हैं, कोई बीमारी नहीं, सडनली 4th स्टेज कैंसर, एक झटके में उसकी दुनिया बदल गई। यानी वो कैंसर क्या एक दिन में बना? एक दिन पहले तक, 10 दिन पहले, 3 महीने पहले तक वो एकदम फिट था, एक दिन में तो नहीं बना, सालों लगे। यानी सालों की नेग्लेक्ट शरीर के प्रति, लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इस शरीर को मूल्य न देना, पैसे को ज़्यादा मूल्य देना, 19 घंटे काम तो करना लेकिन शरीर को जो रेस्ट चाहिए, शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसके ऊपर बॉदर नहीं करना, ये जो लाइफस्टाइल थी, अपने शरीर से पैसे को, सो कॉल्ड सक्सेस को तवज्जो देना, तो ये लाइफस्टाइल हमें कहाँ ले जाएगी? हम भले ही अपने आप को समझते हो हेल्दी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास में वेलनेस का अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाता है। जब हम बीमारी में घुस जाते हैं, जब सिम्टम निकल आते हैं, तब फिर हम एक कैद में चले जाते हैं। फिर डॉक्टर जैसा, क्योंकि हमारी दिमाग नहीं काम करता, फिर डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, आपको ये बीमारी, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये टेस्ट करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो और बढ़ जाएगी। तो डर के मारे जो वो बोलता है वो करते हैं, 10,000 लगे, 1 लाख लगे, 5 लाख लगे, सब खर्च करते हैं। और तब हमको ये याद नहीं आता कि हमने अपने शरीर को सालों तक नेग्लेक्ट किया। ये हमारी कंजूसी है। हम अपने प्रति कंजूस अगर हैं कि भैया हम किसी और पे खर्च क्या करने हैं, हम किसी और पे खर्च करने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही कि हम अपने लिए कुछ करने को तैयार हैं क्या? अपने परिवार के लिए, मेरे बच्चों को मैं हेल्दी देखना चाहता हूँ, और मैं अगर सोचता हूँ यार, अपने बच्चे के लिए सोचता हूँ यार 1000-1400 का हनी
चाहे वो वर्ल्ड का बेस्ट ही क्यों ना, कौन खर्च करेगा? 300 का दो ना। अफोर्ड करने की बात नहीं हो रही है, आई मे बी एबल टू अफोर्ड, बट मेरा माइंड सेट ये हो रहा है कि यार 300 रुपये का दे के काम कर, नक्की करो ना। यानी मैं अपने बच्चे की क्या कीमत समझ रहा हूँ। हर पेरेंट, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते? क्या हम उन्हें गवर्नमेंट की पब्लिक स्कूल में भेजते हैं या साधारण स्कूल में भेजते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस कम है? ज़रूरत पड़ती है हम लोन पे रुपए लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है हम पर्सनल लोन लेते हैं, लेकिन बच्चे को अगर दाखिला मिल जाए दून पब्लिक स्कूल में या कॉलेजेस में, श्रीराम में, तो हम गर्व से फूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी हो हम तकलीफ़ उठा लेंगे, लेकिन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देंगे। हम देते हैं ना वैल्यू, क्यों? हमको क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। हम वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि मेरा बच्चा श्रीराम कॉलेज से पढ़ेगा तो उसको अच्छा पे पैकेज मिलेगा, वो बड़े नोट कमाएगा और वो फिर हमको सपोर्ट करेगा। ये हमारा माइंडसेट है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के एजुकेशन के लिए करना है, न कि बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा अच्छे कॉलेज में। ये गलत सोच है। उसी तरह से हम जब अपने शरीर पे खर्च करते हैं, वो वैल्यू हम अपने शरीर पे दें, हम बच्चों की हेल्थ को दें, तो हमारा माइंड में ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि ये मेरा वाई है क्या? क्या मैं अपने हेल्थ को वैल्यू करता हूँ? आप हेल्थ का वैल्यू करने का ये मतलब नहीं कि आप 1 लाख रुपए के डायग्नोस्टिक टेस्ट करा ले शरीर पे, कुछ ना कुछ बीमारी निकल ही आएगी, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। हर तरह का टेस्ट कराइए, कोई भी इंसान का शरीर परफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे आपकी अगर एबनॉर्मेलिटी है, आपको वो सॉल्यूशन नहीं निकाल देगा, वो आपको सिर्फ बताएगा, आपको अवेयर करेगा कि भैया कुछ गड़बड़ है। अल्टीमेटली आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर के पास जाके दवाई लें, चाहे आप प्राकृतिक तरीके से प्रिवेंशन करें। कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो पहला इन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं, एम आई कमिटेड विद द कंपनी, एम आई इन्वेस्टेड विद द कंपनी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 29,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज़ नॉट अ डील। जैसे कि आनंद गांधी की वर्कशॉप में आज उन्होंने बताया बहुत सुंदर तरीके से, एक रिक्शा आप चलाना चाहते हैं ना, एक रिक्शा, तो 60-70 हज़ार रुपये उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। फ्री में रिक्शा भी नहीं मिलता। और नेटवर्किंग, क्योंकि हमको ज्वाइनिंग फ्री है, तो हम सोचते हैं कि भैया कुछ भी करो, बिना हींग लगने फिटकरी रंग भी चोखा आए, ये हमारी माइंडसेट होती है। तो हम पहले स्टेप पे भी अपने ऊपर ही नहीं खर्च करना चाहते। अपलाइन हमको नहीं बोलता कि भैया तू खरीद करके मुझे दे हनी, मुझे एलोवेरा दे, मैं पीऊँगा। हमको खुद यूज़ करने के लिए, तब जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक हम इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे शरीर की, तब तक हम उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेंगे मानसिक रूप से। नंबर 2, पहले तो हमारा माइंड की क्लैरिटी आनी चाहिए, तब हम इस मोड में आएंगे कि नहीं, मैं इसके प्रोडक्ट्स पहले ट्राई करूँगा। देखिए, फेथ जब जमता है, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। आपके अपलाइन ने, मैंने कहा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे कहने पे ज्वाइन किया, ठीक है। फेथ एक्चुअल में कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, कंपनी की पॉलिसीज़ पे कब आएगा? जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे। यानी शरद झंवर ने एलोवेरा पिया 5 साल से, शरद झंवर को फ़ायदा हुआ, तो मुझे XYZ, मुझे शरद झंवर ने स्पॉन्सर किया, मुझे भी फेथ है और मेरे को पीने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को फेथ है एलोवेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि शरद झंवर को फेथ है, अब मैं सीधा माल बेचना शुरू करूँगा। ऐसे नहीं जमता। हर व्यक्ति को अपना फेथ खुद खोजना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल सेल्फ रियलाइजेशन से ही आता है। अंदर की आग अंदर से जगती है। शरद झंवर के सीने की आग से आपके अंदर की आग नहीं जलेगी। हाँ, कैटलिस्ट का काम जरूर कर लेंगे हम। एक आपका अपलाइन आपका कैटलिस्ट का काम कर देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देगा। मगर आपको अपने डाउनलाइन से शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और ऊंचाई में जाना चाहते हैं, आप जब कभी प्रॉस्पेक्टिंग करोगे तो ये मत बोलिएगा कि देखो मेरे अपलाइन शरद झंवर ने इसका एलोवेरा बहुत पिया है, बहुत फ़ायदा हुआ है उसे। अगर बाई चांस उसने पूछ लिया कि भैया आप कितना लेते हो रेगुलर, नहीं मैं तो देखो मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है, आई एम फाइन, यू नो, आई डोंट नीड इट, ओके, तो वाई डू यू थिंक दैट आई नीड इट? If that person will ask you the first direct question, if the person happens to be like me, then if you don't need it, you don't feel the need to use it, how do you understand my need, that I need it? यानी आप पहले कदम पे मुंह के बल गिरोगे। पहला कदम आप स्पॉन्सरिंग करने जा रहे हो, मुंह के बल गिरोगे।
क्योंकि वो पहले प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है। ही जस्ट आपको जस्ट फ्लैट आउट कर देगा, आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव रिक्रूट। तो इसके लिए ईमानदारी ज़रूरी है अपने साथ। मुझे पहले अपने शरीर को वैल्यू करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन माई बॉडी। नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मैं 29-30 हज़ार का सामान लेकर के और झोला लेकर के बेचने निकल पड़ा। भैया टूथ जेल ले लो, भैया हनी ले लो। 29-30 हमने तो 2cc कर लिया भैया, हमने 2cc कर लिया। मेरे अपलाइन ने कहा था 2cc करो, आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। हमने तो ले लिया, अब इस माल का करूँ क्या? 30 हज़ार का माल ले लिया। मैंने ऐसा लोगों को देखा है जिन्होंने 2cc किया और एलोवेरा उनके घर में एक्सपायर होके गया 2 साल बाद। यानी इतना रुपए से इतना प्रेम, माल आ गया, उसको एलोवेरा को जैसे कोई सोने की चिड़िया, उसको बोतल में ही रहने दो, वो शरीर में कैसे चला जाएगा? हम तो नहीं लेंगे बाबा इतना महंगा। तो मुझे बताइए, आपने 2cc किया, बहुत अच्छी बात है, स्पॉन्सरिंग के लिए आप एलिजिबल हो गए, मगर ये तो वैसी बात हो गई कि भैया मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ लेकिन स्टीयरिंग में नहीं बैठना, मुझे गाड़ी बहुत मेरी कीमती है, तुम ही चलाओ गाड़ी, मेरे लिए तुम ड्राइवर रख लूँगा, तुम चलाओ, मैं नहीं चलाऊँगा गाड़ी। और मैं गाड़ी सीखना भी चाहता हूँ बिना चलाए, पानी में कूदे बिना मैं तैरना सीखना भी चाहता हूँ। यानी आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस 2cc इज़ नॉट सपोज टू बी प्रोडक्ट्स टू बी परचेज फॉर सेल। टेक्निकली आप बेच सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका, कंपनी की पॉलिसी आपको बाहर नहीं करती, आप बेच सकते हो, MRP पे बेचो, 15% उसमें ही कमाओ, ठीक है, लेकिन वो लंबी उड़ान नहीं होगी। मैं आपको पहले कदम कैसे लेना ये बताने के लिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये पहले कदम से पहले का कदम है, पहला मेजर बिजनेस का कदम आपके करियर का, उससे पहले का कदम है कि जब आप 2cc कर रहे, इसीलिए कंपनी ने ये बिज़नेस प्लान बनाया कि 2cc के पहले आप किसी को जोड़ ही नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी ये है कि जब आप 30,000 रुपये का सामान लोगे जुड़े 2 महीने में, तो आप 2 महीने में इस्तेमाल, 3-4 महीने में इस्तेमाल भी करोगे उसको, चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे हनी हो, चाहे विटामिन सी हो। जब इस्तेमाल करोगे तभी तो आपको अपने अंदर कुछ तो चेंज महसूस होगा, एनर्जी लेवल कुछ। जब वो चेंज महसूस होगा तब हमारा विश्वास उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मजबूत होना शुरू होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इसका अच्छा है, ये साबुन इसका अच्छा है, ये टूथपेस्ट मैंने यूज़ किया बहुत गजब है, मैं पहले जो पेस्ट करता था इसमें फ़र्क है। नो नाउ आपको ट्रेनिंग में आपको उसकी डिटेल नॉलेज भले ही ना हो कि वो टूथपेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। आपको उस टूथपेस्ट का एक्सपीरियंस हो गया कि इसमें क्या खासियत है। अब आपको वो कन्विक्शन आता है कि आप किसी से इस प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। तो ये पहले कदम के पहला कदम है, उसके पहले का कदम। ये तरीका है 2cc करके हम अपने शरीर पे इन्वेस्ट करते हैं, हम कमिटेड होना शुरू करते हैं कि हाँ हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट रेगुलर, और हमारा फेथ कंपनी में जम रहा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कंपनी भी अच्छी है, ऐसे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी भी अच्छी है। अब आइए, इसका मतलब हमने अपना वाई ढूंढा कि मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है। अगर मेरे कोई बीमारी नहीं भी है तो ये समझना है कि ये शरीर है। वेलनेस का मतलब है बीमार होने का इंतज़ार न करें कि बीमारी आए, डायबिटीज़ आए, तब जा कर के मैं एलोवेरा या क्या चीज़ शुगर में लेना चाहिए, एक शुगर की टैबलेट की तरह मैं यूज़ करूँ। नॉट लाइक दैट। ये प्रिवेंशन का काम है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो मैं उसके ऊपर मैं काम करूँ। अब आते हैं पहला कदम कैसे लें। जब हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, बहुत लोग ऐसे हैं मैं जानता हूँ जिन्होंने 2cc भी किया, प्रोडक्ट भी यूज़ किया, उनको प्रोडक्ट बेतहाशा अच्छे लगे और बहुत फ़ायदा भी हुआ, हेल्थ में भी। वो ऐसे बहुत लोग हैं, आज भी हमारे ग्रुप में भी हैं, बहुत ग्रुप्स पे जुड़े हैं। और ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि शरद भैया हम पता नहीं, हमसे बोला नहीं जाता, यूज़ तो हम कर लेते हैं लेकिन इसको प्रमोट कैसे करें ये हमें नहीं आता। तो मैं एक ऐसे अहम टॉपिक को आपको टच कर रहा हूँ। मैं टेक्निक्स नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप सोशल मीडिया कैसे यूज़ करें, वो अलग सब्जेक्ट है, कभी और आपको टेकअप करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग से पहले आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो जब हम किसी से भी बात करते हैं, पहला हमारा स्टेप क्या होता है? बेबी स्टेप। हम अननोन सर्कल में बेबी स्टेप नहीं लेते। यानी जब हम 2cc कर चुके तो हम किसको शेयर करते हैं? जिसको हम जानते हैं। वो मेरे बचपन का दोस्त हो सकता है,
वो मेरे ससुराल के लोग हो सकते हैं, वो मेरे कज़िन्स हो सकते हैं, वो मेरे नेबर्स हो सकते हैं। जनरली 99% लोग का हौसला नहीं होता नए सर्कल में अचानक से बात करना, वो बहुत देर बाद आता है। पहला स्टेप होता है हमारे क्लोज सर्कल में। तो जब हम बात करें, अक्सर लोगों को मैंने देखा है जब वो प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, यूज़ कर रहे हैं अच्छी तरह से, पहला मैंने चलने के लिए खड़े हो गए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कन्विक्शन भी आ गया, अब वो प्रॉस्पेक्टिंग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, वो सीधा टेप रिकॉर्डर की तरह वो जाते हैं, बोलते हैं इसका एलोवेरा बहुत अच्छा है, मेरे कहने से एक ले लो, एक बोतल एलोवेरा लेके देखो। पहली गलती, एक बोतल एलोवेरा लेके देखो, कुछ नहीं दिखेगा उसको एक बोतल में। अगर आप किसी को प्रोडक्ट भी दे रहे हैं तो प्रोडक्ट देने से पहले उसको कोच करिए कि ये एक बोतल एलोवेरा आपको कोई आपके पंख नहीं लगा देगी, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन मिनिमम उसको 100 दिन चाहिए आपके शरीर में काम करने के लिए, और इस खुराक में चाहिए, और आपको उसका रिज़ल्ट देखना है तो इस तरीके से लीजिए। उसको तरीका बताइए कि कैसे करके एलोवेरा को लेना है, उसके साथ क्या प्रिकॉशंस है और क्या चीज़ें आ सकती है चैलेंजेस। इन 3 महीने के डिटॉक्सिफिकेशन में आपके शरीर में क्या चेंजेस वो ला सकता है, उसको कोच करिए, उसको आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार करिए ताकि वो पैनिक न करे। ये पहला तरीका है। आप किसी को भी प्रोडक्ट अगर प्रेजेंट करते हैं, ऐसे मत प्रेजेंट करिए कि मेरे कहने से एक एलोवेरा लेके देखो, बहुत अच्छा एलोवेरा है। आपको अच्छा और बुरे की पैमाना क्या है ये हम नहीं जानते, तय नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के लिए पैमाना अलग हो सकता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम किसी से बात मिलने जाते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जाते हैं तो 2 तरीका है, या तो हम सीधा उसको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं, यानी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी बिज़नेस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो बोलता ठीक है, आ जाओ भैया आ जाओ। तो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते हैं तो मैं बताता हूँ ये ऐसा ऐसा एलोवेरा है, ये दुनिया का ऐसा है, ये हनी है ऐसा है, ये ऐसी कंपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। हम पूरा पौना घंटा 1 घंटा टेप की तरह चालू हो जाते हैं। सामने वाले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, प्रोबिंग क्वेश्चन नहीं पूछते। हमने ही मीटिंग मांगी, हमने ही रिक्वेस्ट किया, आई वांट अ मीटिंग। सामने वाले ने बोला ठीक है भी सुन लेते, क्या दिक्कत है। अब मैं जा कर के मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया, बिज़नेस प्लान भी बता दिया, प्रोडक्ट कितना अच्छा है बता दिया, ये लेके देखो। सारी बताने के बाद उसने पूछा अच्छा ये कितने का ही एलोवेरा? 1400 बाउन। 1400 बाउन तो मार्केट में तो 300-400 रुपये मिलता है। अच्छा ठीक है बताऊँगा सोच के। आपकी कहानी ख़त्म। पूरे एंथुजियाज़म के साथ आपने प्रॉस्पेक्टिंग करी, लेकिन गलती कहाँ हुई अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो पहले आपको कुछ उसकी नीड को फाइंड आउट करना है। अगर हमने जैसे बोलते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रख दिया, वो हर व्यक्ति की एक दुखती रग होती है, हर व्यक्ति की नीड है। आपको पहले समझना है, उससे बात करके पहले यू ब्रेक द आइस विद दैट पर्सन। प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं तो ब्रेक द आइस, एक भूमिका बनती है हर चीज़ की, एंड देन ask for his aspirations, his need. What is his need? Does he have any health challenge? How does he view his health? How precious is his family health? ठीक है, what is his income level and what does he aspire for? What motivates him? ठीक है, तो आपको पहले उसकी नीड को फाइंड आउट करना है। ज़्यादातर प्रोस्पेक्टिंग सेशन में हम ये नहीं करते। उस नीड को फाइंड आउट करना है और समझना है कि वो क्या चाहता है। फिर अगर हमें वो नीड क्लियर नहीं होती, बहुत लोग आपको मिलेंगे ऐसे जिनके हेल्थ चैलेंज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नीड नहीं है। मान लीजिए कोई आप किसी से मिले, उसके ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो इमीडिएट उसकी नीड आ गई, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आप उसको दिशा दे सकते हैं कि क्या आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेते रहो इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि ये तो कम नहीं होने वाली, इससे डायबिटीज़ तो ठीक नहीं होगा, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेते रहो, चाहे वो 1000 की हो चाहे 2000 की, और ये इसकी डोज बढ़ती रहे। क्या आपको पता है कि डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़? तो इट इज़ वेरी ईजी। जैसे ही हमको उसकी प्रॉब्लम्स पता चली, हम उसको लेकर के हम उसके लिए उसकी नीड समझ में आ गई, तो हम उससे जब ये बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 100 में से शायद 2-4 ही होंगे जो बोलेंगे नहीं मैं तो दवाई से खुश हूँ, मैं दवाई ही लेना चाहता हूँ। हर व्यक्ति ये बोलेगा नहीं मैं उससे निकलना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, मेरे को कभी मीठा खाने का मन हो, कभी आइसक्रीम खाने का मन हो, खाना चाहता हूँ और इसका डर से निकलना चाहता हूँ कि मेरा शुगर बढ़ जाएगा या मेरा प्रेशर हाई है, पता नहीं स्ट्रोक आ जाए, कोई भी व्यक्ति। तो वहाँ आपने जब नीड आइडेंटिफाई कर ली, नीड अगर उसकी हेल्थ की है डायरेक्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि हेल्थ की अगर नीड है तो उसको हम ये चीज़ को कोच कर सकते हैं कि ये नेचुरल तरीके से आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, हेल्थ को बिल्ड करेगा, जो दवाइयाँ नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, अगर नीड उसकी मनी की है, हेल्थ भी है, मनी भी है, और मनी भी है तो पहले तो वो अपने हेल्थ को ये करेगा, ट्राई करेगा, और मनी भी है तो उसको फिर इस बिज़नेस में मनी भी दिखेगा, उसको हम शेयर कर सकते हैं। यानी वो व्यक्ति जिसकी दोनों नीड है, वो व्यक्ति सही में बहुत ज़बरदस्त प्रोमोटर बन सकता है अगर उसकी सही कोचिंग हो। जिसकी मनी की नीड नहीं है उसको, वो हेल्थ के लिए कंज्यूमर तो बन जाएगा, रेगुलर यूज़र तो बन जाएगा, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होगा इसको शेयर करने में जल्दी से। उसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होना पड़ेगा, वो ट्रिगर पॉइंट आपको खोजना पड़ेगा। क्या उसको लोगों को मदद करना पसंद है, बेहद, पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो लोगों की मदद करना पसंद करता है। तो अगर उसको इस प्रोडक्ट्स के यूज़ से अपनी मदद हुई, फ़ायदा हुआ, और वो लोगों की मदद करना पसंद करता है, तो वो इसे एक सोशल वर्क के रूप से, एक लोगों के भलाई के कार्य के रूप से उसको लेगा, वो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर बन सकता है। तो ऑलवेज फाइंड द वाई, द स्ट्रॉन्ग वाई, आइडेंटिफाई द नीड एंड देन बिल्ड ऑन दैट नीड। तो आपको एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर मिल जाएगा जो एटलीस्ट पहला स्टेप टटोल के देखेगा, प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, और उसका फेथ बनने का एक ग्राउंड तैयार होगा, कन्विक्शन बनने का। अगर उसके शरीर पे काम किया, उसने आपकी चीज़ फॉलो करी, आपने सही तरह से कोच किया, तो वो पहला पड़ाव तो पार कर लेगा, एक अच्छा कंज्यूमर, एक अच्छा यूज़र बन जाएगा। यानी वो 10 जन को बोल सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लायक होगा। अगर आपको वो नीड नहीं मिलती तो वो आपको, आपकी स्किल होनी चाहिए, हमें ये स्किल डेवलप करना है कि हाउ टू क्रिएट द नीड इन दैट पर्सन। अगर वो नीड नहीं है, हमें नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब एक ही है, ऐसा नहीं है कि उसकी नीड नहीं है, लेकिन उससे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि उसकी ये नीड है। तो हमें, हमारे अंदर वो हमको अप्रोच करनी चाहिए कि उसकी आंखें कैसे खोली जा सकती हैं। क्या हम उसकी आंखें खोल सकते हैं? क्या हमें आईना दिखा सकते हैं? क्या हमें उसको रूबरू करा सकते हैं कि भैया तुम्हारी नीड नहीं है, तुमको लगता है, लेकिन ये नीड सब व्यक्ति की है। उसको करने के लिए हमें कई बार प्रश्न पूछने पड़ते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं, यानी वो प्रश्न अपने आप में उत्तर लेकर आते हैं और उसका उत्तर पूर्व निर्धारित होता है। जैसे अगर कोई बोलता है मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप इस चीज़ को मानते हो क्या कि आज जो हम रह रहे हैं, चाहे कलकत्ते में चाहे दिल्ली में, हम कितने पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं? शुद्ध हवा मिल रही है क्या? आप नहीं, शुद्ध तो नहीं है हवा। तो आज जो आप खाना खा रहे हैं या हम जो खाना खा रहे हैं, क्या ये पूरी तरह से प्रिस्टाइन और प्योर है, शुद्ध है, या इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ हुआ है? नहीं कि वो तो कहाँ ऑर्गेनिक मिलेगा, शुद्ध कहाँ है? खाना तो ऐसा ही है। तो क्या आप जो पानी पी रहे हो उसमें आपको आरओ का फ़िल्टर नहीं यूज़ करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है, पानी तो बहुत गंदा है, बीमारी आ जाएगी इससे। तो जब आप इस चीज़ को तो स्वीकार करते हो, यानी तीनों चीज़ें जो हैं इसमें कुछ न कुछ मात्रा में शरीर में जहर जा रहा है, बोला हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर इसी लाइफस्टाइल को जीते रहे, आज आपके कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन यही हवा हम लेते रहे, यही पानी हम पीते रहे, यही इसी तरह का खाना हम खाते रहे, तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी भर आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे? या कोई बड़ी बीमारी अंदर पनप नहीं रही है? क्या ये जो जहर जा रहा है अंदर में, आपको लग रहा है शरीर इसको झेल पाएगा हमेशा के लिए? आपको क्या इतना भरोसा है आपके शरीर पे? तो जैसे ही हम ये प्रश्न पूछते हैं, वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाएगा गहराई से, वो आत्मचिंतन करने पे मजबूर हो जाएगा कि ये बात में तो दम है, ये जो बोल रहे हैं इस बात में दम है। तो he will have a second thought about what he's saying, and that will be the opening for you to create that need. That need can be in this way. I can give you another example. अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरे नीड नहीं है,
हेल्थ की, चलो ठीक है, फिट, और उसको हम ये बोलते हैं कि ठीक है, आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में किसी का जॉब सिक्योर नहीं है। आसपास आप झांको तो सब जगह हालत ख़राब है, लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, बिज़नेस लॉस हो रहा है। तो आपका जॉब सिक्योर है अभी? तो वो जवाब दे सकता है हाँ जी, अभी तक तो जॉब सिक्योर है। तो आपको पूरा भरोसा है कि 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला? आपके आस पड़ोस में इतना जॉब लॉस हो रहा है लोगों का, या लोगों के बिज़नेस में हानि हो रही है, चारों तरफ हो रहा है, तो आप उससे इम्यून रह सकोगे हमेशा के लिए? तो एक बार के लिए वो सोचेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो तो सकता है। तो आज अगर कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या लगता है इस परिस्थिति में, आज की प्रेजेंट परिस्थिति में कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें अपॉर्चुनिटी है या पॉजिटिविटी दिखती है? तो एक ही सेक्टर है, वो तो हेल्थ का है, और वो हमेशा ही रहता है, वो कभी भी रिसेशन उसमें नहीं आया। तो जैसे ही हम उसको हेल्थ वेलनेस से कनेक्ट करते हैं, तब उसको इस चीज़ समझ में आती है कि हाँ, ये बात तो सही है कि हाँ, ये वेलनेस सेक्टर है। तब फिर हम उसको दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आप अगर मान लो एक अल्टरनेटिव इनकम की बात सोचते हो कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारा हो, ताकि बाई चांस हमारा जॉब कभी चला भी जाए तो हमारी गाड़ी चलती रहे। तो हेल्थ केयर में आप बोलते हो पॉजिटिव है और प्रॉस्पेक्ट है, तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, MBBS कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। कोई अगर IT इंजीनियर है तो अभी वो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो इस स्टेज में वो जाकर डॉक्टर तो नहीं बन सकता। ओके, तो आप बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो दवाई की दुकान चलाने के लिए, उसमें भी अच्छा बिजनेस है। नहीं भाई, वो तो नहीं कर सकते, 3 साल किसके पास समय है, हम कहाँ से करेंगे, और इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? एक दवाई की दुकान में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है अच्छा फार्मेसी खोलने से। तो आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, इम्पॉसिबल। डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हो, वो भी नहीं संभव, उसके लिए भी केमिस्ट होना पड़ेगा या केमिस्ट एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और इन सब बिजनेस में, प्रोफेशंस में हेवी इन्वेस्टमेंट होगा। तो फिर आप कैसे जुड़ोगे? अगर उसमें हेल्थ केयर सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन क्या वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हो? नहीं। आंसर है, वो सीधा जवाब देगा नहीं जी, हम सिर्फ पैसेंजर की तरह, स्पेक्टेटर की तरह देख सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को तो वही अवेल कर सकता है जो पहले से डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रखा है, या अरबों रुपए खर्च करके उसने हॉस्पिटल खोल रखा है, या करोड़ों रुपए खर्च करके दवाई की दुकान कर रखी है, या MBBS पढ़ के MD करके वो प्रैक्टिस करता है। मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन तब हम उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हेल्थ से कनेक्टेड है, लेकिन वो वेलनेस में है, जिसमें हम कोच करते हैं लोगों को, हम लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन की तरफ ले जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, जिसके ज़रिए हम उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत लोगों को उस अवस्था में जाने से बचा सकते हैं जिस अवस्था में वो लास्ट में जाते हैं अगर उनकी बॉडी नेग्लेक्ट की जाती है। दैट इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल्स, becoming a guinea pig for hospitals and doctors, ending up with ventilators। तो ये अपॉर्चुनिटी है, और इसमें आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट लंबा चौड़ा करना, ना आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं आपको MBBS बनने की ज़रूरत है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, केवल आपकी विलिंगनेस चाहिए और सीखने की तत्परता चाहिए। तो क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस का कोई संभावना नहीं है, और जो आम के पेड़ की तरह है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको पैसिव इनकम दे सकती है आगे जाके, क्या आप इसको समझना चाहोगे? इसके ऊपर में विचार करना चाहोगे सीरियसली? तो जब हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जब हम इस तरह से क्रिएट करते हैं रीज़न, तो 10 में से 9 बार व्यक्ति, चाहे वो करे ना करे, वो सेकंड चीज़ है, कम से कम आपको ध्यान से सुनने को तैयार होगा। जब व्यक्ति आपसे प्लान या आपसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल्स में सुनने को तैयार होगा, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग मिलती है, और ये ओपनिंग क्रिएट की जाती है इस तरह के प्रश्नों द्वारा, इस तरह के कम्युनिकेशन द्वारा। इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोग ये याद रखें, प्रॉस्पेक्टिंग के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी कि आप अंग्रेजी में अच्छे हो तभी आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। कोई बंगाली है, वो बंगला में अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकता है, वो उस नेटिव लैंग्वेज में किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। कोई एसामीज़ है, वो एसामीज़ में कर सकता है, कोई साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन में कर सकता है, आप हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट है। आप उस डिस्कोर्स को कहाँ ले जाते हो, किस तरफ ले जाते हो,
आप एक आइस ब्रेक करके एक बॉन्ड बिल्डिंग कर रहे हो क्या व्यक्ति से, एक कंफर्ट लेवल तैयार कर रहे हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये सेकंड स्टेज में जाते हैं कि हम क्रिएट करते हैं नीड को, जब नीड डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आइडेंटिफाई नहीं होती, जब हमने नीड को क्रिएट कर लिया, ये बहुत बड़ा स्टेप है, तो व्यक्ति मोटिवेट होता है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ही गेट्स मोटिवेटेड टू ज्वाइन एंड देन यू शेयर एज पर हिज नीड। वो आपके प्रॉस्पेक्ट बनता है, आपका रिक्रूट बनता है। थर्ड नेक्स्ट स्टेप इज़ उसको 2CC करने के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि 2CC के बाद ही वो आगे काम को कर सकता है। तो 2CC के लिए मोटिवेट करना बहुत क्लियर होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हम कोच करते हैं कि आप जब प्रोडक्ट लेते हो उसे यूज़ करें। एक बोतल एलोवेरा ट्राई करने से नहीं, एक बोतल हनी ट्राई करने से नहीं, उसको एक रूटीन में अपने लाएं डाइट में, और अपने हेल्थ और वेलनेस को इम्प्रूव करें, अपने फैमिली के हेल्थ को इम्प्रूव करें, और उसे वो 2CC को वो बर्डन न समझें, उसे वो एक्सपीरियंशियल कॉस्ट समझें कि वो जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तब हमें कैसा फील होता है, हमारा कैसा वो फ़ायदा कर रहा है 2 महीने 3 महीने में, ठीक है। तो जब हम इसको मोटिवेट करते हैं कि वो 2CC करता है, फिर हम उसको ये भी समझाते हैं कि जब आप पहले ज्वाइन करते हो 15% डिस्काउंट आपको मिलता है, जैसे ही आप 2CC करते हो आपको लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट मिलता है और 5% कैशबैक। यानी आप अगर अपनी परचेज़ आप करते हो, आपने 10-12 हज़ार का महीने का 5-7 हज़ार का सामान ट्राई किया, 6 हज़ार का सामान ट्राई किया, आप 5 महीने 6-6 हज़ार का सामान ट्राई किए, आपने 30 हज़ार का सामान खरीद लिया, लेकिन आप 30% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं हुए क्योंकि आपने स्ट्रैटेजिक बाइंग नहीं करी। स्ट्रैटेजिक बाइंग का मतलब है कि हमको जब 5 महीना या 4 महीना हमको ट्राई करना है वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट हम 5 महीने में कंज्यूम करने वाले हैं, क्यों ना हम उसे 2 महीने के स्पेस में ख़रीद लें। तो वो ख़रीदने से फॉर आगे के लिए, हमेशा के लिए हम 30% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, प्लस हम स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको कन्विंस कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट को और उसको ये रास्ता दिखा दिया और उसने हमारी बात मान ली, तो 2 महीने उसने जब 2CC 2 महीने में कर लिया, तो अब उसके बाद वो प्रोडक्ट यूज़ भी करना शुरू करेगा और उसके अंदर में वो जुनून या वो मोटिवेशन आ सकता है कि वो दूसरों से शेयर करेगा। प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा, वो हर व्यक्ति अपनी स्पीड से करेगा। कोई महीने में 4 प्रॉस्पेक्ट ला सकता है, कोई हो सकता है 4 महीने में 1 प्रॉस्पेक्ट लाए, दैट्स डिफरेंट। फिर उसके साथ हमको ग्रूम करना, यानी फाइनल स्टेज 2CC करने के बाद नेवर अबैंडन योर प्रॉस्पेक्ट। आप ये मत सोचिए कि आपका मतलब हल हो गया, 2CC कर लिया, अब आपको कुछ नहीं मिलना। ये एटीट्यूड या सेल्फिश एटीट्यूड बिल्कुल मत रखिए। आपके वाइब्रेशन आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एक मित्र की तरह समझे कि एक जन हमसे मिला, फॉरएवर के ज़रिए हमें एक सच्चा मित्र मिल गया, यानी एक हमारा हितैषी मिल गया। आप अपने प्रॉस्पेक्ट के हितैषी बनिए और उसे ये भरोसा दिलाइए कि आप हमेशा उसके साथ हैं, आप उसकी मदद के लिए तैयार हैं। और जब ऐसा होगा तो वो अपने आप को अनाथ नहीं महसूस करेगा और वो प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, कंपनी से उसको फेथ आया और आपसे वो मोटिवेटेड होगा कि भाई मेरे साथ में मेरा अपलाइन है, ही इज़ रेडी टू सपोर्ट। दिस इज़ द वे। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल होता है, अगर आप इसको फॉलो करें और इसी चीज़ को डुप्लिकेट करें। यानी हमने जब किसी को प्रॉस्पेक्ट को कन्विंस किया, उसकी नीड समझा, नीड क्रिएट किया, उसको साइन अप किया, 2CC कराया, प्रोडक्ट को यूज़ कराया, उसका फेथ जगा, यानी उसको खड़ा होकर चलने लायक बना दिया जैसे हम चलने शुरू किए। उसके बाद उसको यही गुर सिखाना है कि सेम गुर वो दूसरों के साथ करे, यानी किसी काम को अधूरा ना छोड़े। कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं, किसी को भी जब जोड़े उसको सही ग्रूमिंग करके, कोचिंग करके जोड़े, ताकि फ्यूचर में वो कभी भी ब्लेम करना कंपनी को करे कि भैया हमने तो 1 बोतल एलोवेरा पिया था, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये माइंडसेट ना आए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक बार एक एलोवेरा बोतल पी करके छोड़ देता, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको कोई कोचिंग नहीं मिलती, तो वो कंपनी का नेगेटिव रेफरल बन जाता है। उसकी गलती क्या है? उसकी कोई गलती नहीं है, उसके अपलाइन की गलती ये है कि उसके अपलाइन ने सही तरीका नहीं बताया, सही कोचिंग नहीं करी, और उसका नतीजा ये है कि फ्यूचर में भी उसको कन्वर्ट करना बहुत टफ होगा, उसके लिए डबल एफर्ट लगेगा किसी और के लिए। उसकी जो धारणा बैठ चुकी है, उस धारणा को मिटा करके फ्रेश क्लैरिटी लाने में बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा इस प्रोसेस को मेटिकुलसली आप करें, तो आप देखिएगा आपका पहला स्टेप जो है बहुत ज़बरदस्त होगा
जिसको हम बोलते हैं हाथी की चाल, और आपकी टीम में भी जो पहला स्टेप्स लेना आप सिखाएंगे अपने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग का, वो भी इसी तरह से डुप्लीकेट होगा। तो आप एक बहुत बड़ी मजबूत टीम यानी वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार करेंगे लॉन्ग टर्म, और एक बहुत सॉलिड स्टेबल बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें प्योर जेन्युइन तरीके से काम किया जाता है, नेटवर्किंग की जाती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, कोई सपने आलतू फालतू सपने नहीं, और उसमें करके दिखाया जाता है, परफॉर्मेंस करके दिखाया जाता है, जिससे कि फेथ आता है हर लेवल पे, प्रोडक्ट्स के लेवल पे फेथ आता है, अपॉर्चुनिटी के लेवल पे फेथ आता है, और वो फेथ इन्फेक्ट होता है आगे जाके। यानी आपसे वो फेथ आपके डाउनलाइन में आया, उसको जब रिजल्ट मिलने लगे दोनों स्तर पे, करियर के स्तर पे और प्रोडक्ट के स्तर पे, फिर उससे वो फेथ इन्फेक्ट होकर उसके टीम के मेंबर्स पे जाता है, और यही जनरेशन और अंतर जनरेशन सक्सेस का बहुत बड़ा फार्मूला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऊंची से ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ ज़रूरी है, बड़ी से बड़ी चढ़ाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है पहला कदम, और उस पहले कदम में इम्पॉर्टेंट है किस मानसिकता से वो कदम उठाया गया है, किस कन्विक्शन के साथ वो कदम उठाया गया है, क्या वो कदम हमने सही तरह से उठाया या नहीं। अगर हमने पहला कदम सही उठाना सीख लिया तो उसके बाद एक के बाद एक कदम हम सही उठाते चले जाएंगे। थैंक यू।